हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आप लोग जानते ही हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनकी रिप्लाई संडे के इस वीडियो में करता हूं। तो और देर ना करते हुए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जगमीत सिंह बराड़ जी का। ये लिखते हैं कि सर, अगर टीवी में लाइट बीडिंग हो तो उसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी पे इफेक्ट होता है, या फिर जब स्क्रीन ब्लैंक हो तभी वो शो होता है कॉर्नर से, या फिर पिक्चर क्वालिटी पे असर होता है उसका? जगमीत सिंह बराड़ जी, देखिए वैसे तो बैकलाइट बीडिंग का पिक्चर क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर हम नॉर्मल टीवी चैनल देख रहे होते हैं तो फुल स्क्रीन पे उसकी इमेज वहाँ पे शो होती है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बैकलाइट बीडिंग पता नहीं लगेगी। बैकलाइट बीडिंग हमें ज़्यादातर डार्क रूम में या फिर डार्क सीन में ही नज़र आती है, या फिर हम मूवीज़ देख रहे हैं और मूवीज़ में जो सिनेमास्कोप जो ब्लैक बार आता है ऊपर और नीचे, तो उसमें आपको बैकलाइट बीडिंग नज़र आती है। वो भी नाइट में जब हम देख रहे होते हैं, डार्क रूम में देख रहे होते हैं, उस टाइम पे वो बैकलाइट बीडिंग नज़र आती है। और ज़्यादातर सभी टीवी में थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब बहुत ज़्यादा किसी टीवी में होने लगे, तो उसकी वजह से जो है इरिटेशन होती है डार्क रूम में टीवी देखने से, वही उसका इफेक्ट होता है। लेकिन नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी पे उसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सरगम देश पांडे जी ने। ये लिखते हैं कि सर, टोर्नाडो में ब्राइटनेस मेंशन नहीं किया है पर व्यू ने 500 निट्स की ब्राइटनेस मेंशन की है, आपका क्या ओपिनियन है? सरगम देश पांडे जी, देखिए हाइसेंस अपने टीवी की ब्राइटनेस, निट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो डिस्क्लोज नहीं करता है। इससे पहले भी जो उसने टीवी लॉन्च किए थे हाइसेंस ने, उसमें भी डिस्क्लोज नहीं किया था। लेकिन व्यू हमेशा अपने टीवी की ब्राइटनेस, निट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो डिस्क्लोज करता है। लेकिन ये टोर्नाडो जो मॉडल है और व्यू सिनेमा एक्शन टीवी है, दोनों सेम ही है, सेम ही ब्राइटनेस आपको दोनों टीवी में मिलती है। और देखिए ये टीवी का पीक ब्राइटनेस लेवल होता है, मतलब किसी एक वीडियो में जो पीक ब्राइटनेस, मतलब एक किसी सीन में हाईएस्ट जो ब्राइटनेस हिट की है वो 500 निट्स की होती है। और ये एक मार्केटिंग गिमिक भी होता है, जितनी आपको बताई जाती है उतनी एक्चुअल में नहीं होती है। अगर 500 निट्स की कोई बता रहा है तो वो एक्चुअल में जब उसका टेस्ट किया जाता है तो वो 350 मैक्सिमम ब्राइटनेस ही वहाँ पर निकल कर आती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बाइक है या कार है, तो उनकी स्पेसिफिकेशंस में बताया जाता है कि ये 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलेगी बाइक, या 1 लीटर में 25 किलोमीटर कार चलेगी। और वहाँ पे लिख दिया जाता है कि कंपनी द्वारा जांची गई परिस्थितियों में, मतलब उनकी अपनी कंडीशन होती है, उनमें उस तरीके से चेक किया जाता है, इस तरीके से बाइक को रन किया जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पे वो इतना एवरेज निकल कर आता है। लेकिन जब एक्चुअल में हम देखते हैं तो बाइक 40-50 का ही एवरेज देती है, और कार वहाँ पर 15 और 16-18 का एवरेज ही वहाँ पर देती है। सेम चीज़ इसमें भी होती है, ब्राइटनेस 400 निट्स 500 निट्स तो देती हैं, लेकिन एक्चुअल में उतनी वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विजय भास्कर जी ने। ये लिखते हैं कि वांट टू बाई मोटोरोला ZX Pro 43 इंच टीवी, प्लीज सजेस्ट, शैल आई गो फॉर इट? आई सॉ सम रिव्यू ऑन स्क्रीन ब्लीडिंग एंड पैनल इटसेल्फ इज नॉट गुड। देखिए विजय भास्कर जी, मोटोरोला ZX Pro टीवी में LG का IPS पैनल लगाया गया है। LG की एक दूसरी कंपनी है LG डिस्प्ले, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैनल बनाती है, वो टीवी नहीं बनाती है। तो वही LG को भी पैनल की सप्लाई करती है और वही मोटोरोला को भी पैनल की सप्लाई करती है, और दूसरे ब्रांड को भी पैनल की सप्लाई वहां से दी जाती है। तो यहाँ पर LG और मोटोरोला का जो पैनल है वो बिल्कुल सेम है। हालांकि LG के टीवी में भी बैकलाइट बीडिंग की कंप्लेन सुनी गई है, और मोटोरोला ZX Pro टीवी में भी कुछ लोगों ने बैकलाइट बीडिंग की कंप्लेन की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टीवी में यहाँ पर बैकलाइट बीडिंग की कंप्लेन आ रही हो। कुछ एक टीवी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ही कंप्लेन सुनने को मिलती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों ने बैकलाइट बीडिंग की कंप्लेन नहीं की है, कुछ कुछ टीवी में ये कंप्लेन सुनने को मिली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है हार्दिक रतानी जी ने। ये लगते हैं कि सर, मेरा बजट 50,000 तक का है, तो मैं व्यू सिनेमा ले सकता हूँ, क्या ये हाइसेंस टोर्नाडो से अच्छा है? रूम साइज इज 12 फीट, सो विच इंच टीवी आई बाई? हार्दिक रतानी जी, अगर आपका 50,000 का बजट है तो व्यू सिनेमा एक्शन टीवी भी आप ले सकते हैं, और हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल भी आप ले सकते हैं। आई थिंक आपको हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल ही परचेस करना चाहिए। 4-5 हज़ार रुपये आपको वो सस्ता भी मिल जाता है, और दोनों टीवी सेम ही हैं, उनमें कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं है। और 12 फीट का आप रूम बता रहे हैं, अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस 12 फीट है तो 55 इंच का टीवी आपके लिए परफेक्ट होगा। 55 इंच के टीवी को देखने के लिए कम से कम 8 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, और अगर आपके पास में 12 फीट का डिस्टेंस है तो यहाँ पर आप
55 इंच का टीवी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सुनील सोनी जी ने, ये लिखते हैं कि TCL C8 और हाइसेंस टोर्नाडो और तोशिबा U7980 विच वन इज बेस्ट। सुनील सोनी जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तोशिबा का U7980 मॉडल ही परचेज करें। 47,000 रुपीज अप्रॉक्स में वो मिल जाता है। फुल एरे बैकलाइट इसमें मिल जाती है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस टीवी का। पिक्चर क्वालिटी भी इस टीवी की काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा टीवी है। इन तीनों मॉडल में से आपको तोशिबा U7980 मॉडल ही परचेस करना चाहिए। ज़्यादातर ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, अब पता नहीं इसकी ज़्यादा सेल होती है या फिर ये कम स्टॉक में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सुभान शेख जी ने, ये लिखते हैं कि इज देयर एनी चांसेस टू बिकम लो प्राइजेज। सुभान शेख जी, मुझे नहीं लगता है कि टीवी के प्राइस अब कम होंगे, बल्कि टीवी के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि मार्च के एंड में या फिर अप्रैल में टीवी के प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है शशि भूषण जी ने, ये लिखते हैं कि सर हाउ टू मेक LED टीवी एट होम वेयर आई कैन बाई ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। शशि भूषण जी, देखिए LED टीवी घर पे बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। और रही चीज़ें खरीदने की बात, इनकी सारी चीज़ें आपको दिल्ली में चांदनी चौक मार्केट है, एक्चुअल में लाजपत राय मार्केट है, तो वहाँ पर सारी इसके आपको पैनल भी मिल जाते हैं, आपको इसके मदरबोर्ड भी मिल जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर डालना आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें और वहाँ पर आती हैं जो आपको इसमें लगानी पड़ेंगी। इतना इजी भी नहीं है बनाना। और क्यों आप इसमें अपने पैसे वेस्ट करना चाहते हैं? आजकल काफ़ी सस्ते सस्ते टीवी भी मार्केट में मिल रहे हैं, जितने में आप सारा सामान वहाँ पर इकट्ठा करेंगे और उतने में आप एक नया टीवी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। वहाँ पर आपको वारंटी भी मिलेगी, यहाँ पर आपको वारंटी भी नहीं मिलने वाली है जब आप खुद उसको टीवी बनाएंगे। और कुछ भी अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो खाम में आपका पैसा यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। बाकी आपको R&D अगर करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर बहुत लोग अपना पैसा खर्च करते हैं चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को जानने में, उसकी नॉलेज को गेन करने में। मैं भी अक्सर काफ़ी चीज़ें ऐसी करता रहता हूं। तो अगर आपको R&D करनी है तो आप कर सकते हैं। दिल्ली में लाजपत राय मार्केट है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी और जगह का मुझे यहाँ पर नहीं मालूम। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है रविकांत जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई, आपको हाइसेंस ने कितना पैसा दिया है व्यू के साथ कंपेयर करने का? देखिए रविकांत जी, मैंने व्यू के साथ हाइसेंस टोर्नाडो मॉडल को कंपेयर नहीं किया। जब व्यू सिनेमा एक्शन टीवी लॉन्च हुआ तो मैंने उसका कोई वीडियो भी डिटेल में नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा खास टीवी में नहीं लगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए मेरे पास में कि उन्हें हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल लेना चाहिए या फिर व्यू सिनेमा एक्शन टीवी लेना चाहिए। तो फिर मैंने उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर बताया कि आपको यहाँ पर हाइसेंस टोर्नाडो मॉडल लेना चाहिए। वो आपको 4-5 हज़ार रुपये सस्ता भी मिल रहा है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपके मिल रहा है, तो वो बेटर ऑप्शन है आपको यहाँ पर। और डेफिनेटली वहाँ पर दोनों टीवी जो हैं बिल्कुल सेम ही हैं। तो यहाँ पर जब आपके 4-5 हज़ार रुपये बच रहे हैं हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल परचेज करने में, तो आप व्यू सिनेमा एक्शन टीवी क्यों परचेज करेंगे? इसीलिए मैंने वो वीडियो वहाँ पर बनाया। और रही हाइसेंस से पैसे मिलने की बात, तो देखिए जब ये हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसके लॉन्च होने से शायद 2 या 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 102 वॉट के साउंड आउटपुट को ही हाइसेंस टोर्नाडो मॉडल में प्रमोट किया जा रहा है। बाकी उस टीवी में कुछ खास नहीं है जो आपको और दूसरे टीवी में मिलता है, वही हाइसेंस के टोर्नाडो मॉडल में मिलता है। वही 2 GB की रैम, 16 GB का स्टोरेज, एंड्रॉयड 9, तो उसमें कुछ भी ऐसा खास तो है नहीं, सिर्फ वहाँ पर साउंड सिस्टम ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन जब उस हाइसेंस के टोर्नाडो मॉडल को हम कंपेयर करें व्यू सिनेमा एक्शन टीवी से, तो डेफिनेटली हाइसेंस का टोर्नाडो मॉडल ही बेटर ऑप्शन लगता है। अगर 4-5 हज़ार रुपये आपके सेव हो रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। मुझे हाइसेंस से कुछ भी पैसा यहाँ पर नहीं मिला है, और हाइसेंस को अगर पैसा देना ही होता तो मुझे वो रिव्यू यूनिट बेचकर ही अपना वीडियो बनवा सकते थे। मुझे तो हाइसेंस ने रिव्यू यूनिट भी नहीं दिया, फिर भी मैं उनके टीवी को यहाँ पर अच्छा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है सही चीज़ को सही और गलत को गलत बताना। जब 4-5 हज़ार रुपये एक चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आप फिर ज़्यादा पैसे क्यों वेस्ट करें सेम चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सुरेंद्र सिंह जी ने, लिखते हैं कि भाई बजट टीवी ब्रांड में सबसे बेस्ट सर्विस किसकी है बताओ। देखिए सुरेंद्र सिंह जी, जितने भी बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं इनकी सर्विस सभी की ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि 1-2 सर्विस देने वाली कंपनी है। एक पैन इंडिया सर्विस है, एक जीवस सर्विस है,
तो जितने भी बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं सबने इन दोनों कंपनी से ही कांटेक्ट किया हुआ है। जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो आपके पास में या तो पैन इंडिया से आएगा या फिर आपके पास में जीवा सर्विस की तरफ से पर्सन आता है। सभी बजट कैटेगरी के ब्रांड ने इन दोनों कंपनी से ही कांटेक्ट किया हुआ है। तो आप कोई सा भी टीवी परचेज कर लें, सर्विस तो आपको यहीं से ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो सर्विस है आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, क्योंकि जो सर्विस देने वाली कंपनी है, जो एक्चुअल में सर्विस आपको आपके घर पर इंजीनियर भेजेंगी, तो उनकी इंटरनल पॉलिसी तो सेम ही है, उनका स्टाफ तो वहाँ पर सेम ही है। वहाँ पर किस कंप्लेन को किस तरीके से डील करना है उसका पूरा सिस्टम वहाँ पर सेम ही है। तो आपको सर्विस भी सभी ब्रांड की सेम ही यहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है राजेश मुखर्जी ने, ये कहते हैं कि आसिफ एक्टिव 3D वर्सेस पैसिव 3D में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बेटर होता है, कैसे चेक करें कि एक्टिव 3D है या पैसिव 3D है। राजेश जी देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3D टीवी इस टाइम मार्केट में नहीं मिलते हैं, ना एक्टिव 3D आपको मिलते हैं ना पैसिव 3D आपको मिलते हैं। फर्क की अगर यहाँ पर हम बात करें कि दोनों में क्या फर्क है, तो एक्टिव 3D वाले जो ग्लासेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ग्लास होते हैं, उनको चार्ज भी करना पड़ता है, बैटरी उसके अंदर होती है और वो ब्लूटूथ के जरिए टीवी के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। और उसमें बड़ी तेज जो ग्लास होगा बड़ी तेज उसमें फ्लिकरिंग चलती है, वो आपको नज़र नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी साइड में आपको वहाँ पर नज़र आ जाती है। और जैसे जैसे उसकी बैटरी खत्म होती जाती है ग्लास की, वैसे वैसे फ्लिकरिंग की जो स्पीड है वो वहाँ पर धीरे धीरे डाउन होगी, तो वो आपको वहाँ पर क्लियरली फिर दिखने लगेगी कि इसमें ग्लास में फ्लिकरिंग चल रही है। पैसिव 3D वाले जो ग्लासेस होते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल ग्लास ही होते हैं, और होते वो 3D ग्लास हैं लेकिन नॉर्मल ग्लास होते हैं, उनको चार्ज नहीं करना पड़ता। सिंपली आप बस टीवी ऑन करिए और उसको लगाइए और डायरेक्ट आप देखना शुरू कर दीजिए। एक्टिव 3D का एक नुकसान होता है कि एक तो आपको बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर उसको देखना पड़ेगा, ज़रा सा आपने इधर उधर अगर सर को किया तो वो डिस्कनेक्ट होने लगता है, उसका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे ख़राब होने लगता है। पैसिव 3D में ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल आप कहीं पर भी अपना सर हिलाते रहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, ब्लूटूथ के जरिए वो कनेक्ट है नहीं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। पिक्चर क्वालिटी की बात करें कि कौन सा बेटर होता है, तो एक्टिव 3D की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इशू वहाँ पर आपको मिलता है, 3D इफेक्ट वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा नज़र आता है पैसिव 3D के कंपैरिजन में। जब 3D टीवी मार्केट में आते थे तो LG के आपको पैसिव 3D ही मिलते थे और सैमसंग के आपको एक्टिव 3D ही मिलते थे। सैमसंग के पैसिव 3D नहीं आते थे और LG के एक्टिव 3D नहीं आते थे। बात रही कैसे चेक करें कि एक्टिव 3D है या पैसिव 3D है, तो सिंपली आप उसके ग्लास को देख लें। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ग्लास है तो वो एक्टिव 3D होगा, और एक नॉर्मल ग्लास है तो वहाँ पर वो पैसिव 3D ही होगा। और अगर हम सिनेमा हॉल की बात करें, थिएटर की बात करें, तो वहाँ पर एक्टिव 3D यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर पैसिव 3D ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जब मूवी वहाँ पर देखने जाते हैं तो आपको ग्लासेस वहाँ पर दिए जाते हैं, तो अब वहाँ पर तो वो उसको बार बार चार्ज करके रखेंगे नहीं। और इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि आपने थोड़ी सी मूवी देखकर आपने वो ग्लासेस रख दिए हैं और उसके बाद में दोबारा आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो पता लगा मूवी देखते देखते बीच में ही उसकी बैटरी चली गई, तो पहले उसको चार्ज करो फिर उसको आप दोबारा से मूवी को देखो। तो यहाँ पर एक्टिव 3D के नुकसान ज़्यादा हैं। बेसिकली पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन नुकसान उसके ज़्यादा हैं, पैसिव 3D ही बेस्ट यहाँ पे रहता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।